हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी पैराडाइज। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6वीं के गणित के एड ग्रेड के अध्याय 1 का सॉल्यूशन करेंगे। तो बने रही वीडियो के अंत तक। और यदि आपने मेरे स्टडी पैराडाइज को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो यह पेज एड ग्रेड की पुस्तक में अध्याय 1 में पेज नंबर 8 पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हमें संख्या दी गई है और इसे हमें पहले भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार इसमें अल्पविराम लगाना है और उसे शब्दों में लिखना है, यानी संख्या नाम लिखना है। इसके पश्चात हमें इस वाले कॉलम में इसी संख्या को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार इसमें अल्पविराम लगाना है और फिर उसके संख्या नाम को लिखना है। तो जैसे यहाँ पर हमने पहली संख्या को लिखा है, यहाँ पर हम पहले 3 अंकों के पहले अल्पविराम लगाएंगे, फिर 2-2 अंकों के पहले, क्योंकि ये भारतीय पद्धति है। और इसके पश्चात हम यहाँ पर लिखेंगे इसके लिए 5 करोड़, फिर 80 लाख, फिर यहाँ पर 1000 और अंत में 3 अंक 529। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हम हर 3 अंक के पहले अल्पविराम लगाते हैं। तो पहला अल्पविराम यहाँ 5 के पहले लग गया है, दूसरा अल्पविराम यहाँ 0 के पहले लग गया है। अब इसे लिखेंगे हम यहाँ 5 पे 8 58 मिलियन, फिर यहाँ 1000 वाले 3 हैं तो केवल 1000 और अंत में 3 अंक 529। इसी प्रकार दूसरी संख्या को भी लिखा गया है। तो यहाँ पर इस संख्या के लिए हम भारतीय पद्धति के अनुसार पहले 3 अंकों के पहले यानी 7 के पहले अल्पविराम लगाए, फिर 2 के पहले अल्पविराम लगाए और फिर 6 के पहले। और इसे हम लिखेंगे 7,61,25,769। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार इसमें हम हर तीसरे अंक के पहले अल्पविराम लगा देंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 7 के पहले अल्पविराम लगाए और फिर 1 के पहले अल्पविराम लगाए। तो इसे पढ़ेंगे हम 76,125,769। फिर अगला प्रश्न है, संख्याओं के प्रत्येक समूह में से सबसे बड़ी संख्या छांटकर लिखिए। तो हमें यहाँ 3 प्रश्न दिए गए हैं। इन तीनों प्रश्नों में हमें 3-3 संख्याएं दी गई हैं और हमें सबसे बड़ी संख्या को लिखना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पहली संख्या है 7,700, दूसरी है 7,070, तीसरी है 7,007। तो इन तीनों में ही सबसे बड़ी है 7,700। दूसरे प्रश्न में 2,480, 2,408 और 2,048। तो सबसे बड़ी संख्या है 2,480, यहाँ पर हमने लिख दी है। तीसरा प्रश्न है 9,351, 1,359, 9,531। तो सबसे बड़ी संख्या है 9,531। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दी गई संख्याओं को छोटा है चिन्ह लगाकर बढ़ते क्रम आरोही क्रम में लिखिए। तो हम आरोही क्रम में पहले छोटी संख्या को लिखते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और अंत में सबसे बड़ी। ये चिन्ह यह दिखाता है कि इसके पहले जो संख्या है ये छोटी है और इस तरफ की जो संख्या, अगली संख्या जो आने वाली है वह पिछली संख्या से बड़ी होगी। तो इसमें हमें एक प्रश्न करके बताया गया है। यहाँ पर 4 संख्याओं में जो सबसे छोटी है पहले उससे रखा गया है, फिर उससे बड़ी संख्या दूसरे नंबर पर, फिर इन दोनों से बड़ी जो संख्या है वह तीसरे नंबर पर, और इन तीनों से बड़ी और जो सबसे बड़ी संख्या उसे आखिरी में रखा गया है। इसी प्रकार हमें नीचे के 2 प्रश्न हल करने हैं। तो आप देख पा रहे हैं पहला जो अंक है सब में 7-7 है, तो हम दूसरे अंक से तुलना करते हैं। तो यहाँ 5, 5, 6 और 8। तो यहाँ 5 और 5 दोनों में समान है, तो यहाँ पर हम दोनों संख्याओं में तीसरे अंक की तुलना करेंगे। यहाँ 8 है और यहाँ 6, मतलब 7,568 सबसे छोटी संख्या है। तो 7,568, फिर उससे बड़ी संख्या जाएगी ये 7,586, तीसरे नंबर पर 7,658 और सबसे बड़ी जो संख्या है वह है 7,865। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में सबसे जो छोटी संख्या है वह है 9,178, फिर 9,718, फिर उससे बड़ी है 9,817 और अंत में सबसे बड़ी संख्या 9,871।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दी गई संख्याओं का प्रसारित रूप लिखिए। प्रसारित रूप मतलब हमें हर अंक का हमें अंकीय मान ना रखते हुए उसका स्थानीय मान रखना है, यानी जिस स्थान पर वह अंक है उसके स्थानीय मान को रखने पर हमें प्रसारित रूप प्राप्त होता है। जैसे पहली जो संख्या है 5791, इसमें जो 5 है उसे हम 5000 पढ़ रहे हैं तो उसका स्थानीय मान ये 5000। फिर दूसरा अंक है 7 तो उसका स्थानीय मान है 700, तो ये 700। फिर 9 का स्थानीय मान है दहाई के स्थान पर है वो 90, और अंत में 1 का स्थानीय मान जो है 1 ही है। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि 5 के आगे कुल 3 अंक हैं तो हम 5 में 3 शून्य लगा देंगे। 7 के आगे 2 अंक हैं तो 7 में 2 शून्य लगा देंगे। 9 के आगे केवल 1 अंक है इसलिए 9 में 1 शून्य, और अंत में 1 के आगे कोई अंक नहीं है इसलिए 1 अकेला। तो इस तरह से आप आसानी से इसे कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है 7050, तो 7050 के लिए 7 का स्थानीय मान जो है 7000 है। फिर दूसरे स्थान पर है शून्य, तो शून्य में आप कितनी भी शून्य लिख लें उसका मान शून्य ही रहेगा। तीसरे स्थान पर 5 है, 5 का स्थानीय मान है 50 और शून्य का स्थानीय मान 0। तो इस प्रकार सभी अंकों के स्थानीय मान लिखने पर हमें उस संख्या का प्रसारित रूप प्राप्त हो जाता है। अब प्रश्न क्रमांक 3, 3003, तो इसमें भी पहले वाले जो 3 है उसका मान है 3000। अंत में दूसरे स्थान पर है 0, तो 0 का स्थानीय मान 0। फिर तीसरे नंबर पर जो 0 है उसका स्थानीय मान भी 0, और अंत में जो 3 है उसका स्थानीय मान 3। आप जब सभी प्रसारित रूप में जो सभी स्थानीय मान है उन्हें जोड़ते हैं तो अंत में आपको यही संख्या प्राप्त हो जाती हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। तो पहला प्रश्न है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ये पहला वाला हम गोला फिल कर देंगे। फिर दूसरा प्रश्न है, संख्या 3 गुणित 10,000 धन 0 गुणित 1000 धन 8 गुणित 100 धन 0 गुणित 10 धन 7 निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए पहले आप गुणा के चिन्ह को हल कर लेंगे। जैसे यहाँ 3 गुणित 10,000 का मान है 30,000, यहाँ 0 गुणित 1000 का मान 0, यहाँ 8 गुणित 100 का मान 800, 0 गुणित 10 का मान 0 और 7 का मान 7 है। जब आप इन्हें एक के नीचे एक जोड़कर लिखेंगे तो हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो जो होगा ये देखिए 30,000वें स्थान पर 10,000वें स्थान पर आ जाएगा 3, फिर अगला मान है 0 तो ये 0, इसके बाद 8 का मान आ जाएगा 800 तो ये सैकड़े के स्थान पर 8, अंत में यहाँ 0 और आखिर में यहाँ 7। तो उत्तर आ जाएगा बी नंबर का 30,807, और हम बी वाला गोला यहाँ फिल कर देंगे। तीसरा प्रश्न है, 1 बिलियन में निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो 1 बिलियन जो है 1000 मिलियन के बराबर है। उत्तर नंबर पहला, ये पहला वाला जो सर्कल है उसे हम फिल कर देंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, मेरे पास 500 रुपये के 40 नोट हैं तो मेरे पास कुल कितने रुपए हैं? तो 500 रुपये के 40 नोट हैं मतलब एक नोट की कीमत 500 है, तो 40 नोटों की कीमत 4 और 5 का गुणा कर देंगे तो 4 पंजे 20, और कितनी 500 में 2 शून्य है और 40 में 1 शून्य है तो 3 शून्य हम लगा देंगे कुल, तो यह जाएगा 20,000। तो 500 रुपये के 40 नोटों का मूल्य हो जाएगा 20,000। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ ए नंबर पर टिक कर देंगे, नीचे आंसर लिख देंगे और सर्कल को भी हम ए वाले सर्कल को हम फिल कर देंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, 30,010 किलोमीटर को अंकों में कैसे लिखेंगे? तो 30,000 यानी 10,000वें स्थान पर 3 आ रहा है तो इसका माना जाएगा सी नंबर का। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 10,000वें स्थान पर 3 है तो इसे हम पढ़ेंगे
3 और 0 को मिलाकर 30,000 और सैकड़ा के स्थान पर कोई नहीं है और आखिर में दहाई के स्थान पर 1 है और इकाई के स्थान पर 0, तो 30,010। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। इसमें प्रश्न क्रमांक 6 है, क्या 6078 को शब्दों एवं प्रसारित रूप में लिखिए। तो 6078 को हम लिखेंगे 6078, ये उसका संख्या नाम हो गया। और इसका प्रसारित रूप जैसा हम अभी ऊपर देख के आए हैं, 6 के आगे 3 अंक है तो 3 शून्य लगा दिए, उसके बाद 0 है तो सीधा 0, फिर 0 के बाद है 7 तो 7 के आगे 8 है, 1 अंक है तो 1 शून्य लगा दिया, और 8 के आगे कोई अंक नहीं है तो 8 अकेला। ये हो गया प्रश्न क्रमांक 6। आते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। अंकों 9, 0, 1, 6 से 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो हमें दिए गए अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनानी है, तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हमें इन अंकों को अवरोही क्रम में जमाना पड़ेगा। अवरोही क्रम यानी पहले सबसे बड़ा अंक, तो सबसे बड़ा अंक है 9, उससे छोटा अंक है 6, फिर उससे छोटा अंक है 1 और अंत में सबसे छोटा अंक है 0। तो सबसे बड़ी संख्या हो गई इन अंकों की सहायता से 9610। यह इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या है। अब हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है, तो हम इन्हें आरोही क्रम में जमा सकते हैं, किंतु जब हमें आरोही क्रम में जमाएंगे यानी बढ़ते क्रम में, तो उनका आरोही क्रम होगा 0, 1, 6, 9। लेकिन यहाँ पर 0 का कोई मान नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या के आगे 0 का कोई मान नहीं होता है। इस प्रकार ये जो संख्या बनी है वह 3 अंकों की संख्या बनी है, इसलिए 0 का भी कोई ना कोई मान इसमें होना चाहिए, तभी इसका होने का महत्व है। तो इसे हम पहले स्थान पर ना रखते हुए इसे हम दूसरे स्थान पर रख देते हैं। तो ये जो संख्या बनती है 1069, यह इन अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8। संख्याओं 1748, 3950, 2010, 1987, 805 को अवरोही क्रम में लिखिए। तो अवरोही क्रम का अर्थ होता है सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या रखेंगे, तो इन सब में सबसे बड़ी जो संख्या है वह है 3950, फिर 3950 से छोटी है 2010, 2010 से छोटी है 1987, 1987 से छोटी है 1400, फिर अंत में सबसे छोटी संख्या है 805। तो यह चिन्ह जो लगा है वह यह दिखाता है कि यह संख्या बड़ी है और इससे आने वाली जो अगली संख्या है वह छोटी होगी, और इससे आने वाली जो अगली संख्या है वह और छोटी होगी। तो ये पिछली संख्या के बड़े होने को दर्शाता है। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 6,91,782 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,80,510 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। तो जो जीतने वाले प्रत्याशी है और हारने वाले प्रत्याशी में कितना अंतर रहा मतों का, यह हमें बताना है। तो हम लिखेंगे सफल प्रत्याशी हेतु मतों का अंतर, और हम जो सफल प्रत्याशी को जितने मत प्राप्त हुए हैं उसमें से जो असफल जो दूसरे नंबर पर जो प्रत्याशी रहा उसके मतों को हम घटा देंगे। तो जवाब 6,91,782 में से 3,80,510 को घटाएंगे तो इसका मान आ जाएगा 3,11,272। इतने मतों से जो सफल प्रत्याशी है उन्होंने जीत दर्ज की। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 10 है, एक बर्तन में 5 लीटर 500 मिलीलीटर दूध है, 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है। तो हमें इस दूध को 25 मिलीलीटर धारिता या क्षमता वाले गिलासों में भरना है और बताना है कुल कितने गिलास हमें लगेंगे। तो जो बर्तन में दूध है वह है 5 लीटर 500 मिलीलीटर, चूंकि बर्तन की जो ग्लास की धारिता वह मिलीलीटर में दी गई है, इसलिए हम इस कुल दूध को भी मिलीलीटर में बदल लेंगे। तो 1 लीटर में जो होता है वह होता है 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर।
तो 5 लीटर में 5 गुणित 1000 और 500 तो पहले से ही मिलीलीटर में है, तो 5 गुणित 1000 हो गया 5000 और 500, तो कुल 5500 मिलीलीटर दूध ये हो गया। अब हमें 25 मिलीलीटर धारिता वाले ग्लासों में से भरना है। तो 5500 जो कुल दूध है, टोटल दूध है अपने के पास, उसे 25 से भाग दे देंगे। तो जितनी बार ये विभाजित होगा उतने ग्लास हमें लगेंगे। तो जब आप इसे भाग देंगे 5500 को 25 से, तो पहला अंक 5 जो है 25 से छोटा है, भाग नहीं जाएगा, इसलिए हम इस अगले अंक 5 को भी साथ ले लेंगे। तो 55 के लिए हम 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 25 दूनी 50, 5 में से 0 गया 5 और 5 में से 5 गया 0। अगला अंक 0 नीचे आ जाएगा यहाँ, तो 25 दूनी 50, ये पूरी तरह से विभाजित हो गया। और अंत में जो 0 बच रहा है उसके लिए हम एक 0 लगा देंगे, 25 शून्यम 0। तो हमें 25 मिलीलीटर धारिता वाले कुल 220 ग्लास लगेंगे, जिससे हम इस कुल 5 लीटर 500 मिलीलीटर दूध को भर सकें। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 11वां है, दवाई की गोलियों के एक बक्से में 2 लाख गोलियां हैं, जिनमें प्रत्येक का भार 20 मिलीग्राम है। इस बक्से में रखी सभी गोलियों का कुल भार ग्रामों में कितना है और किलोग्रामों में कितना है। तो बक्से में जो कुल गोलियां हैं वह हैं 2 लाख, और एक गोली का जो भार है वह 20 मिलीग्राम है। तो सभी गोलियों का भार निकालने के लिए हम 2 लाख गोलियों में 20 से गुणा कर देंगे, तो यह जाएगा कुल मिला के 40 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, कुल मिला के 40 लाख मिलीग्राम। अब ये मिलीग्राम में आए क्योंकि एक गोली का भार 20 मिलीग्राम है, तो कुल 2 लाख गोलियों का भार 40 लाख मिलीग्राम हो गया। लेकिन हमें इन गोलियों का भार पहले ग्राम में बताना और फिर किलोग्राम में। तो हमें पता है कि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, तो ये जो मान है वो मिलीग्राम में है, इन्हें ग्राम में बदलने के लिए हम 1000 से भाग दे देंगे। तो जो गोलियों का भार है जो ग्राम में, उसके लिए हम 1000 से भाग देंगे, तो 3 शून्य से 3 शून्य यहाँ कैंसिल हो जाएंगी, तो ऊपर बचेगा 4000 ग्राम। ये जो भार आ गया ग्राम में। अब हमें इसी भार को किलोग्राम में निकालना है। तो हमें पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 4000 ग्राम को हमें किलोग्राम में बदलना है, तो हम 1000 से भाग दे देंगे। तो गोलियों का भार जो है किलोग्राम में लाने के लिए हम 4000 ग्राम में 1000 से भाग देंगे, तो यह जाएगा 4 किलोग्राम। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 12, ये थोड़ा सा मिसप्रिंटेड है, इसे आप अपनी पुस्तक में सुधार लेंगे। प्रश्न है, वर्ष 2001 में किसी शहर की जनसंख्या 3,75,815 थी। वर्ष 2021 में पता चला कि जनसंख्या में 89,209 की वृद्धि हो गई। तो बताइए वर्ष 2021 में शहर की जनसंख्या कुल कितनी थी। तो वर्ष 2001 में जो जनसंख्या है वह 3,75,815 थी, और 2021 में इसमें वृद्धि हो गई है 89,209 की, मतलब इतने लोग बढ़ गए हैं। तो पिछले जितनी जनसंख्या थी और जो बड़े लोग हैं इन्हें मिलाकर 2021 में जो जनसंख्या हो जाएगी वह हो जाएगी 4,65,024। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की ओर। प्रश्न 13वां है, एक व्यापारी द्वारा पिछले वर्ष बेची गई वस्तुओं की दर व मात्रा निम्न सारणी में दर्शाई गई है। तो हमें एक सारणी दी गई है, यहाँ पर वस्तुओं के नाम, उनकी दर यानी उनका जो प्रति किलोग्राम या प्रति नग कितना मूल्य है और कितनी मात्रा कुल मिलाकर उस पर्टिकुलर वस्तु की बेची गई है। जैसे शक्कर जो है उसका जो मूल्य है, दर है 40 रुपये प्रति किलोग्राम, और यह बेची गई पिछले वर्ष कुल मिलाकर 21,603 किलोग्राम। इसी प्रकार हमें अन्य वस्तुओं का भी दिया गया है। अब हमें नीचे दिए गए प्रश्नों को इस सारणी की सहायता से हल करना है। उपरोक्त सारणी की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न है, व्यापारी द्वारा बेची गई कुल शक्कर और आटे का भार कितना होगा। तो कुल शक्कर बेची गई थी 21,603 किलोग्राम, और कुल जो आटा बेचा गया था वह बेचा गया था 34,782 किलोग्राम। तो हमें दोनों की कुल मिलाकर मात्रा बतानी है, तो इसके लिए हम दोनों को जोड़ देंगे, 21,603 और 34,782।
तो ये कुल भार आ जाएगा 56,385 किलोग्राम। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, पिछले वर्ष पेंसिल से कितना अधिक अभ्यास पुस्तिका बेची गई? तो पेंसिल से कितना अधिक अभ्यास पुस्तिका बेची गई? अभ्यास पुस्तिका बेची गई है 30,004 और पेंसिल बेची गई है 28,520। तो आप देख पा रहे हैं अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या जो है अधिक है पेंसिल की संख्या से। तो हमें यही बताना है कि कितनी ज़्यादा अभ्यास पुस्तिकाएं पेंसिल की तुलना में बेची गई। तो हम 30,004 में से 28,520 को घटा देंगे तो यह आ जाएगा 1,484, यानी 1,484 अधिक अभ्यास पुस्तिकाएं बेची गई पेंसिल की तुलना में। इसी के अंतर्गत तीसरा प्रश्न है, 325 साबुन की टिकिया का मूल्य क्या होगा? हमें पता है साबुन की टिकिया का मूल्य 9 रुपये प्रति नग है, यानी एक साबुन की टिकिया का मूल्य है 9 रुपये। तो हमें कुल 325 साबुन की टिकिया का मूल्य बताना है। तो हम 325 में 9 से गुणा कर देंगे तो यह जाएगा 2,925 रुपये, जो होगा कुल 325 साबुन की टिक्कियों का मूल्य। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की ओर। 14 है, किसी विद्यालय की कक्षा 6 व कक्षा 7 के बच्चों की संख्या का योग 35, कक्षा 7 व कक्षा 8 के बच्चों की संख्या का योग 38 तथा कक्षा 6 व कक्षा 8 के बच्चों की संख्या का योग 33 है। तो कक्षा 6, 7 एवं 8 के बच्चों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप देख पा रहे हैं कक्षा 6, 7 का योग दिया है हमें 35, 7 और 8 का योग दिया है 38 और 6 और 8 का जो योग है वह 33 है। मतलब हर कक्षा 2-2 बार आ रही है। तो हम यहाँ पर विधिवत तरीके से तीनों को लिख देंगे कि हमें इन तीनों कक्षाओं का योग ऐसा ऐसा दिया गया है। लेकिन जब हम जोड़ते हैं तो देखते हैं कक्षा 6 भी 2 बार आ रही है, 7 भी 2 बार आ रही है और 8 भी 2 बार। तो जो तीनों कक्षाओं का जो योग है वह 2 बार है, डबल है, दुगना है मतलब। तो तीनों को जब हम जोड़ा 106 आया, तो यह जो योगफल आया ये दुगना है, तो इसे हम 2 से भाग दे देंगे तो यह आ जाएगा 53। तो जो वास्तविक तीनों कक्षाओं का योग है वह है 53। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 15 है, एक व्यक्ति ने अपने घर की सुरक्षा के लिए ताले को 3 अंकों का डिजिटल पासवर्ड दिया है। यदि उस पासवर्ड के अंतिम 2 अंक 4 हैं तो ताले को खोलने के लिए कितने संभावित उत्तर हो सकते हैं? तो कोई भी जो ताला है, डिजिटल ताला है, वह 3 अंकों के पासवर्ड से खुलता है। आखिरी के 2 अंक हो गए 4-4 और पहला अंक हमें पता नहीं है। तो उन्होंने पूछा है कि इसके कितने संभावित पासवर्ड हो सकते हैं जिनमें से किसी एक से ये ताला खुल जाए। तो यहाँ पर इस पहले अंक में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन 10 अंकों में से कोई एक अंक यहाँ पर संभव है। इसके अलावा कोई और अंक यहाँ आ ही नहीं सकता क्योंकि कुल मिलाकर ये 10 ही अंकों से संख्या बनती है। तो हम एक एक करके आगे के 2 अंकों के साथ हम एक अंक को जोड़ेंगे। जैसे यहाँ 044, 144, 244, 344, 444, इस प्रकार से हम 944 तक जाएंगे। तो इनमें से किसी न किसी पासवर्ड से ये ताला अवश्य खुल जाएगा। तो कुल जो संभावित उत्तर है वह है 10। तो इसी के साथ कक्षा 6 के गणित के एड ग्रेड के अध्याय 1 के सभी प्रश्नों का हल यहाँ पर समाप्त हुआ। मैं आशा करता हूँ आपको सभी प्रश्नों का हल समझ में आया होगा और आपके जो भी डाउट्स या क्वेरीज हैं या कोई प्रश्न है तो उन्हें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन करें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।